दोस्तों नमस्कार। शिक्षा शक्ति क्लासेस के YouTube चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों हमने वाचन शिक्षण के शिक्षण वीडियो के संबंध में हमने श्रृंखला स्टार्ट की है। इस श्रृंखला की आज हमारी दूसरी क्लास है। दोस्तों वाचन शिक्षण की कौन कौन सी विधियां हम इन क्लासों में पढ़ने वाले हैं, तो दोस्तों यहाँ देखते हैं। सबसे पहले वाचन शिक्षण के बारे में आपको पहले पढ़ा दिया गया है। इसके बाद में दोस्तों आज हम अक्षरबोध विधि और ध्वनि साम्य विधि, इन दोनों विधियों के बारे में, उनके गुणों के बारे में, उनके दोषों के बारे में और उनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद में दोस्तों अगली क्लासों में हम देखो और कहो विधि, वाक्य विधि, कहानी विधि, कविता विधि, अनुकरण विधि, साहचर्य विधि और संयुक्त विधि, इन सभी विधियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों कभी कभार एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि निम्न में से वाचन शिक्षण की विधि कौन सी नहीं है। तो दोस्तों इनमें से 3 विधियों के नाम दे देगा और एक अलग विधि या गद्य शिक्षण या व्याकरण शिक्षण से संबंधित विधि का नाम दे देगा। तो इस प्रकार से दोस्तों प्रश्न आपके सामने बन सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। अक्षरबोध विधि और ध्वनि साम्य विधि, इन दोनों विधियों को हम आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। हमारी जो दूसरी विधि है वो है अक्षरबोध विधि। अक्षरबोध विधि जैसे कि दोस्तों इसके नाम से ही पता चल रहा है कि अक्षरों का ज्ञान इसमें बच्चों को करवाया जाता है। अक्षर यानी कि वर्णों का ज्ञान इसमें बच्चों को करवाया जाता है। इस विधि की विशेषताओं की अगर बात करें तो इस विधि के अंतर्गत वर्णों का क्रमानुसार ज्ञान करवाया जाता है, यानी कि वर्ण जो होते हैं, अक्षर जो होते हैं, उनका क्रमानुसार ज्ञान करवाया जाता है। जैसे कि पहले उनको अ आ इ ई इस प्रकार से ज्ञान करवाया जाता है। इनका ज्ञान, स्वरों का ज्ञान होने के बाद में उनको व्यंजनों का ज्ञान करवाया जाता है। सबसे पहले स्वरों का ज्ञान करवाया जाता है और उसके बाद में व्यंजन का ज्ञान इस विधि के अंतर्गत करवाया जाता है। इसके बाद में दोस्तों वर्णों का ज्ञान, जैसे कि हमने बच्चों को वर्णों का ज्ञान करवा दिया। वर्णों का ज्ञान करवाने के बाद में हम उनको मात्राओं का ज्ञान करवाया जाता है। जैसे कि अ आ ई ई इनका ज्ञान करवा दिया, स्वरों का ज्ञान करवा दिया। उनके बाद में उनको इस प्रकार से क ख ग ग इस प्रकार से उनको व्यंजनों का ज्ञान भी करवा दिया जाता है। इन दोनों का ज्ञान होने के बाद में उनको मात्राओं का ज्ञान करवाया जाता है। जैसे कि इस प्रकार से क में कोई मात्रा नहीं होती है, का में आ की मात्रा होती है, की के अंतर्गत ई की मात्रा होती है। तो इस प्रकार से उनको मात्राओं का ज्ञान करवाया जाता है। मात्राओं का ज्ञान होने के बाद में उनको शब्दों का ज्ञान करवाया जाता है। जैसे कि दोस्तों इनको स्वरों का ज्ञान करवा दिया, व्यंजनों का ज्ञान करवा दिया, उसके बाद में मात्राओं का भी ज्ञान करवा दिया। मात्राओं का ज्ञान करवाने के बाद में दोस्तों उनको शब्द बनाने के लिए कहा जाता है। जैसे कि दोस्तों ये क है, उसमें ओ की मात्रा लगाई जाती है। उसके बाद में मैं है, उसमें ए की मात्रा, और ल है, उसमें ए की मात्रा। इस प्रकार से उनको मात्राओं का ज्ञान करवाया जाता है और उसके बाद में उनसे शब्द बनाए जाते हैं। जैसे क में ओ मिलेगा तो ओ बन जाएगा, मैं में ए मिलेगा तो मैं बन जाएगा, और ल में ए मिलेगा तो ल बन जाएगा। इस प्रकार उनको सबसे पहले स्वरों का ज्ञान करवाया जाता है, उसके बाद में व्यंजनों का ज्ञान करवाया जाता है और फिर उनको स्वरों को व्यंजनों को मिला करके उनको शब्दों का ज्ञान करवाया जाता है इस विधि में। इसके बाद में इसकी बात करें तो वर्ण से बनने वाले शब्द का चित्र दिखाया जाता है। जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं, उनको पाठ्य पुस्तक दी जाती है। पाठ्य पुस्तकों में आपने देखा होगा कि सबसे पहले वर्ण होते हैं, वर्ण के साथ में उनके चित्र भी दिए हुए होते हैं। जैसे कि ऐसे अनार, ए वर्ण दे दिया और उसके साथ में अनार का चित्र दे दिया जाता है। छोटे बच्चे जो होते हैं उनको चित्रों में, उनको रंग बिरंगे चित्रों में अधिक रुचि होती है। तो इस प्रकार से उनको शब्दों का चित्र, वर्ण होते हैं, वर्णों के साथ में उनको चित्र भी दिखाए जाते हैं। जैसे कि आ होते हैं तो आ के साथ में उसको आम का चित्र भी दिखाया जाता है, ताकि वह सह संबंध स्थापित करते हुए सीख सके। इसके बाद में दोस्तों इस विधि के गुण की अगर बात करें तो गुण है दोस्तों वर्ण का क्रमबद्ध ज्ञान हो जाता है। जैसे कि उनको, बच्चों को जो वर्ण होते हैं, वर्ण का तार्किक क्रम में ज्ञान हो जाता है। ठीक है। उसके बाद में वर्ण मिलाकर के शब्द बनाने का अभ्यास कराया जाता है बार बार। जैसे कि उनको स्वरों का, व्यंजनों का ज्ञान होने के बाद में मात्राओं को मिलाकर के उनको शब्दों का अभ्यास करवाया जाता है। जैसे हमने यहाँ पर देखा, अभ्यास करवाया जाता है। इसके बाद में अनेक प्रकार के शब्दों की रचना करने के लिए बच्चों को दिया जाता है। इसके बाद में दोस्तों मात्राओं का पूर्ण ज्ञान करवा दिया जाता है। इस विधि के अंतर्गत मात्राओं का ज्ञान करवा दिया जाता है। उसके बाद में उच्चारण शुद्ध होता है। दोस्तों अक्षरबोध विधि के अंतर्गत जैसे कि शिक्षक होता है, शिक्षक छात्रों को ऐसे अनार, आ से आम, ई से इमली, इस प्रकार से जो आदर्श वाचन करता है, आदर्श वाचन करने के कारण बच्चे भी उनका शुद्ध उच्चारण करना सीखते हैं इस विधि के अंतर्गत। इसके बाद में देखें तो दोस्तों इस विधि में चित्र और फ्लैश कार्ड की सहायता से शिक्षण रुचिकर हो जाता है। इस विधि के गुण दोस्तों चित्र और फ्लैश कार्ड दोस्तों बच्चों को दिखाए जाते हैं वर्ण के साथ में, जिसकी सहायता से दोस्तों शिक्षण जो होता है वो रुचिकर हो जाता है और बच्चे पढ़ने के लिए इंटरेस्ट लेते हैं पढ़ाई के अंतर्गत, शिक्षण के अंतर्गत। तो दोस्तों हमने अक्षरबोध विधि की विशेषताएं देखी और उनके गुण के बारे में देखा। अब हम अक्षरबोध विधि के जो दोष होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। दोस्तों इस विधि की जो कमियां हैं उनकी अगर बात करें, दोषों की बात करें, कमियों की बात करें तो दोस्तों
बच्चों के लिए अक्षर जो होते हैं वो निरर्थक होते हैं। अक्षर जो होते हैं वो निरर्थक होते हैं, यानी उनका कोई मतलब नहीं होता। जैसे कि बच्चों के सामने क्या लिख दिया तो बच्चे इनको देख करके कुछ समझेंगे नहीं, क्योंकि उनका दैनिक जीवन से कोई संबंध स्थापित नहीं होता है, इसलिए वह निरर्थक होते हैं। निरर्थक होने के कारण यह रुचिकर नहीं होता है। इसके बाद में दोस्तों दूसरी कमी की बात करें तो वर्ण पहचान में चित्र पर निर्भर रहते हैं। यानी कि दोस्तों जैसे कि हमने उनको वर्णमाला पढ़ा दी, पूरी वर्णमाला पढ़ाने के बाद में दोस्तों वह चित्रों पर निर्भर रहते हैं कि जब चित्र उनके साथ में आते हैं तभी वह वर्णों को पहचान सकते हैं। चित्र के अभाव में वो वर्णों को नहीं पहचान सकते, इसलिए वर्ण की पहचान करने के लिए वो चित्रों पर निर्भर रहते हैं। तीसरी जो कमी है वो है वर्ण से शब्द। यानी कि दोस्तों इस विधि के अंतर्गत अक्षर का ज्ञान करवाया जाता है, फिर अक्षरों को जोड़ करके वह शब्द बनाते हैं। तो वर्ण से शब्द बनाते हैं, जैसे कि क को जोड़कर, मैं को जोड़कर और ल को जोड़ करके कमल शब्द बनता है। तो दोस्तों इनको जब पढ़ते हैं तो वह क मैं ल कमल इस प्रकार से पढ़ते हैं, तो दोस्तों उनके वाचन में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। कठिनाई में उनको वाचन में कठिनाई होती है बाद में जाकर के, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों अरुचिकर विधि है दोस्तों, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा कि उनका अक्षरों से दैनिक जीवन में कोई भी ताल्लुक नहीं रहता, तो यह अरुचिकर रहता है उनके लिए, तो यह अरुचिकर विधि है। इसके बाद में दोस्तों अमनोवैज्ञानिक विधि। अमनोवैज्ञानिक विधि क्यों है? क्योंकि दोस्तों हम सबसे पहले अक्षरों का ज्ञान करवाते हैं। अक्षर उनके लिए अज्ञात होते हैं, यानी कि उनको पहले ज्ञान नहीं होता अक्षरों को, इसलिए जब अक्षर हम उनको सिखाते हैं तो दैनिक जीवन से संबंध स्थापित करते हुए वो नहीं सीखते हैं और उनके लिए अरुचिकर रहता है, इसलिए ये अमनोवैज्ञानिक विधि है। और शिक्षण सूत्रों के विपरीत दोस्तों वर्णोच्चारण विधि में हमने पहले पढ़ा था पहले की क्लास में कि वर्णोच्चारण विधि में जो शिक्षण सूत्र है वो उनके विपरीत चलती है। तो यह भी शिक्षण सूत्रों के विपरीत चलती है दोस्तों। शिक्षण सूत्रों के विपरीत यह विधि चलती है, इसलिए यह अमनोवैज्ञानिक विधि है, क्योंकि यह दोस्तों अज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है। यानी कि दोस्तों इनमें बच्चों को वर्णों के बारे में वह अज्ञात रहते हैं, फिर उनको ज्ञान करवाया जाता है। जबकि मनोवैज्ञानिक विधि वह होती है जिसमें ज्ञात से अज्ञात की ओर बच्चों को पढ़ाया जाता है या शिक्षण करवाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हमने अक्षरबोध विधि के विशेषताओं के बारे में, गुण के बारे में और दोष के बारे में देखा। अब हम आगे की विधि के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों हमारी अगली विधि है ध्वनि साम्य विधि। अगली विधि का नाम है ध्वनि साम्य विधि। इस विधि के दोस्तों नाम से ही पता चल रहा है कि ध्वनि की समानता के आधार पर बच्चों को वर्णों का परिचय करवाया जाता है या शब्दों का परिचय इसमें करवाया जाता है। ध्वनि साम्य विधि, इस विधि के बारे में देखते हैं दोस्तों। इस विधि में समान ध्वनि, दोस्तों समान ध्वनि के वर्णों को एक साथ सिखाया जाता है। दोस्तों समान ध्वनि के जो वर्ण होते हैं उनको एक साथ में बच्चों को इस विधि में सिखाया जाता है, जैसे कि नाम, काम, दाम, शाम, इस प्रकार से, जैसे मर्म, कर्म, चर्म, धर्म, इस प्रकार से दोस्तों ध्वनि साम्य, ध्वनि की समानता के आधार पर दोस्तों इस विधि में बच्चों को सिखाया जाता है। दोस्तों इस विधि के गुण की अगर बात करें, गुण क्या है? तो दोस्तों एक ही वर्ण को बार बार उच्चारित करने से ध्वनियों का, दोस्तों एक ही वर्ण को बार बार उच्चारित करने से ध्वनियों का खूब अभ्यास हो जाता है। यानी कि दोस्तों इसमें जैसे कि नाम, काम, दाम, शाम, मर्म, कर्म, धर्म, कर्म, इस प्रकार से दोस्तों ध्वनियों का इसमें खूब अभ्यास हो जाता है। इस विधि के गुण है। इसके बाद में दोस्तों इस विधि के दोष की अगर बात करें, क्योंकि गुण है तो इसमें दोष भी होंगे कुछ ना कुछ, तो ध्वनि साम्य के कारण कई शब्द निरर्थक बन जाते हैं। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि जो शिक्षक पढ़ाता है तो उनको जैसे कि नाम, काम, दाम, शाम, इस प्रकार से जब शब्दों का निर्माण किया जाता है, वर्णों का निर्माण किया जाता है, तो कई बार निरर्थक शब्द भी बच्चों को पढ़ा दिए जाते हैं, जिस प्रकार से दोस्तों वो निरर्थक बन जाते हैं और सभी वर्णों को सिखाना मुश्किल है। इस विधि के द्वारा सभी वर्णों को इसमें सिखाया नहीं जा सकता। तो दोस्तों हमने यहाँ पर आज की कक्षा में हमने सबसे पहले अक्षरबोध विधि के बारे में देखा और अब हम ध्वनि साम्य विधि के बारे में हमने चर्चा की। इनके गुण, दोष क्या होते हैं, इनकी विशेषताएं क्या होती है, इसके बारे में हमने चर्चा की। तो दोस्तों इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। दोस्तों आशा है कि ये सभी क्लासें आपको समझ में आ रही होगी। अगर कोई भी बात आपको समझ में नहीं आ रही है, आपके सामने कोई भी समस्या आ रही हो, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, इसको एक बार वापस एक्सप्लेन कर दीजिए, तो वापस आपको बता दिया जाएगा। तो दोस्तों इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, ताकि अपना परिवार और बढ़े और आपको पढ़ाने का अच्छा मजा आए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।